नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए दोस्तों, इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं नदियों के बारे में। और ये जो नदियाँ है वो हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की। ठीक है, यानी कि जो हमारा है भूगोल किसका चल रहा है, मध्य प्रदेश का भूगोल चल रहा है, उसके अंतर्गत हम नदियाँ अर्थात रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। साथ में हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। मतलब नदियाँ जो है एक प्रकार से है जो किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी है अर्थव्यवस्था के लिए। उसके बाद हम देखेंगे जो बहुउद्देशीय परियोजना होती है नदियों से संबंधित, मतलब जो सिंचाई के लिए काम आती है ना, तो उनके बारे में भी हम यहाँ पे विस्तार से जानेंगे। तो चलिए देख लेते हैं नदियों के बारे में। तो आपको पता होगा, जैसे नदियों की बात करें तो नदियाँ इस प्रकार से देखिए उद्गम स्थल से निकलती है, उसके बाद उनमें कई सहायक नदियाँ ऐसे मिलते जाती है। ठीक है, मिलते जाती है और आगे जाकर वो एक प्रकार से समुद्र में या फिर अन्य किसी नदी में एक प्रकार से विलीन हो जाती है। तो अगर बात करें हम निश्चित वाहिकाओं की, ठीक है, निश्चित वाहिकाएं जो होती है जो बहने वाली प्रकार से जो पानी का बहाव करती है, उसको एक प्रकार से अपवाह बोलते हैं। और अगर इसका जाल बन गया, जैसे कि ये बन गया है अभी हमने देखे हैं, तो इसको एक प्रकार से क्या बोलेंगे, जाल को अपवाह तंत्र बोलेंगे। ठीक है, अपवाह का अगर जाल बन गया है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अपवाह तंत्र बोलेंगे। ये सारी चीज़ हमने विस्तार से भारत के भूगोल में पढ़ ली हैं, तो ये आप देख सकते हैं वहाँ जाकर। और यहाँ हम नदियों के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। देखिए नदियों की अगर बात करें मध्य प्रदेश के अंतर्गत, तो नदियों में आपके सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो नदी देखने को मिलती है मध्य प्रदेश की, वो देखने को मिलती है नर्मदा, अमरकंटक से निकलती है। और देखिए ये होते हुए देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं बरगी परियोजना इसके अंतर्गत देखने को मिलेगी। फिर आगे जाए तो आपको इसी की सहायक नदी तवा नदी में तवा परियोजना देखने को मिलेगी। आगे जाए तो देखो आपको 3 परियोजना देखने को मिलती है। इंदिरा सागर परियोजना जो कि सबसे बड़ी है। ठीक है, उसके बाद हम देख सकते हैं ओंकारेश्वर परियोजना। फिर आगे चले तो महेश्वर परियोजना देखने को मिलती है। फिर आगे जो है देखिए जोवट नदी, मतलब जो है उस पर जोवट परियोजना है, मान परियोजना आपको देखने को मिलेगी। और आगे जाकर ये देखिए जो नेक्स्ट मतलब मध्य प्रदेश से बाहर निकल जाती है। और फाइनली लास्ट में अगर देखें तो अरब सागर में खंबात की खाड़ी में ये विलीन हो जाती है समुद्र में। उसके बाद इसी के नीचे समानांतर रूप से बहती है, देखिए बैतूल के मुल्ताई से निकलती है ताप्ती नदी। तो ये देखिए बहती हुई आगे जाकर ये दूसरे यानी कि महाराष्ट्र में जाकर ये मिल जाती है। ठीक है, महाराष्ट्र में निकल जाती है और आगे जाकर ये भी खंबात की खाड़ी में जाकर विलीन हो जाती है। अच्छा, ये 2 नदियाँ जो है सीधे जाकर हम देखें तो समुद्र में जाकर मिलती हैं और ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती। किसका निर्माण करती है, एस्चुरी का, यानी कि ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। आपको पता होगा जो अरब सागर वाला क्षेत्र है वो ज्वारीय क्षेत्र है। ज्वारीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ जितना भी अवसाद जमा होता है वो एक प्रकार से ज्वार आने के कारण भाटा के साथ में वो कंप्लीट रूप से बहकर समुद्र में चला जाता है। तो इसके कारण यहाँ पर डेल्टा का निर्माण नहीं होता। डेल्टा का निर्माण मतलब जैसे जो नदियाँ है वो अलग अलग भागों में बढ़ जाती है समुद्र के किनारे, तो बीच में जो मिट्टी का अवसाद बचा हुआ रहता है, तो मिट्टी का जो अवसाद रहता है, जो पानी मतलब पानी के द्वारा बहाव के द्वारा जो जाता है, उसको एक प्रकार से डेल्टा बोला जाता है। तो यहाँ पर डेल्टा की स्थिति नहीं बनती, तो ये दोनों नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती। उसके बाद नीचे भी देख सकते हैं आप, देखिए नीचे की तरफ वर्धा नदी आपको देखने को मिलेगी। देखिए उसके बाद आप देख सकते हैं, देखिए पेंच नदी। पेंच नदी जो है आपको पता होगा, इसके अंतर्गत आपको डैम मतलब जो है एक प्रकार से जो माचागोरा डैम है वो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं बैनगंगा नदी भी आप देख सकते हैं नीचे की तरफ। फिर नीचे अगर ऊपर की तरफ बात करें तो यहाँ देखिए अब माही नदी देखने को मिलेगी। उसके बाद आप देख सकते हैं चंबल नदी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। अब चंबल नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है नर्मदा के बाद अगर देखें तो चंबल नदी देखिए यहाँ पे अगर देखें तो मंदसौर के अंतर्गत आपको गांधी सागर बांध देखने को मिलेगा। फिर आपको 2 जो बांध है, 2 परियोजना कहाँ देखने को मिलेगी इसी में, ये देखने को मिलेगी आपको राजस्थान के अंतर्गत। कौन कौन सी है, एक तो राणा सागर परियोजना है, राणा प्रताप सागर परियोजना। उसके बाद अगर देखें तो आपको जवाहर सागर परियोजना देखने को मिलेगी। ये दोनों राजस्थान में देखने को मिलती। अब ये जो नदी है एक बार मध्य प्रदेश से निकल गई तो दोबारा फिर मध्य प्रदेश में प्रवेश करती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए। अच्छा, यहाँ आपको काली सिंध नदी इसमें सहायक नदी के रूप में मिलती हुई नजर आ रही, और उसके बाद एक पार्वती नदी आपको सहायक नदी के रूप में मिलती हुई नजर आ रही। आगे जाएँ तो चंबल, श्योपुर, चंबल जो चंबल संभाग है, भिंड मुरैना वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे फिर से प्रवेश करती है और आगे जाकर यमुना नदी में ये मिल जाती है। इसके बाद देखिए यमुना नदी में आपको सिंध नदी का भी एक प्रकार से देखिए यहाँ पर सहायक नदी के रूप में देखने को मिलेगी। बेतवा नदी भी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, यमुना नदी की सहायक नदी। बेतवा नदी में एक परियोजना है जिसको बोला जाता है राजघाट परियोजना, तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर हम इसको देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए सोनार नदी और जो बेधर्मा नदी है वो जाकर यहाँ केन नदी का निर्माण करती है और आगे जाकर ये गंगा में मिलने वाली दक्षिण दिशा से मिलने वाली एकमात्र नदी इसको बोला जाता है। ठीक है, टोंस नदी भी आप देख सकते हैं। ठीक है,
सॉरी, ये जो केन नदी है, सोन नदी की बात कर रहे हैं, सोन नदी जाकर मिलती है सबसे लास्ट में, दक्षिण में मिलती है गंगा में। तो ये तो भला मिलती है केन नदी, तो ये भी गंगा की सहायक नदी, पर सोन नदी दक्षिण में मिलने वाली एक प्रकार से सबसे बड़ी नदी हम इसको बोल सकते हैं गंगा में। इसके अंतर्गत आपको बाणसागर परियोजना देखने को मिलेगी। 3 राज्यों का संयुक्त परियोजना एक प्रकार से बोल सकते हैं, यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ नहीं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के अंतर्गत ये 3 राज्यों का संयुक्त परियोजना इसको देखने को मिलेगी। तो ये कंप्लीट हम आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ हमने देखें कंप्लीट रूप से जो मध्य प्रदेश की नदियाँ है। अब मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। क्यों मायका कहा जाता है, तो आप देख सकते हैं अधिकांश नदियाँ भारत की इसी के अंतर्गत से निकलकर अन्य राज्यों में प्रवेश कर रही, तो इसलिए इसको नदियों का मायका कहा जाता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम धीरे धीरे एक एक करके। तो हम यहाँ देख सकते हैं जैसे जो नदियाँ होती है, नदियों की अगर बात करें तो नदियाँ जो होती है पूरे इतिहास की बात कर लेते हैं। पूरे इतिहास में मानव सभ्यता आप देख सकते हैं, बहुत सारी जो मानव सभ्यता देखने को मिली है, मानव सभ्यता अस्तित्व में आई है, साथ में उनकी जीविका के लिए भी काफ़ी इनका जो है एक प्रकार से योगदान हम देख सकते हैं। विश्व की सभी प्रमुख जो सभ्यताएं हैं किसी न किसी नदी या नदी तंत्र के आसपास ही विकसित हुई है, ये हमको देखने में आया है। भारत के संदर्भ में अगर देखें तो नदियों का महत्व अति विशिष्ट हो जाता है। खास करके देखें तो सिंधु नदी और गंगा नदी की बात करें तो जो घाटियाँ है उसमें वर्तमान विश्व की प्राचीनतम सामाजिक जो व्यवस्था है उसने जन्म लिया और काफ़ी प्रगति भी हुई। नदियों ने भारत की जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है उसको काफ़ी पोषित करने का काम किया है, और नदियों का अर्थव्यवस्था में आज भी काफ़ी अद्वितीय योगदान हमको देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश एक प्रकार से देखें तो कृषि प्रधान राज्य है, और यहाँ की कृषि जो होती है नदियों और सिंचाई और तथा अन्य साधनों का उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो हम बोल सकते हैं कृषि आधारित राज्य की जीवन रेखा हम नदियों को बोल सकते हैं। इसके अलावा ऐसा क्यों बोला जाता है जो कृषि आधारित राज्यों की जीवन रेखा, क्योंकि हम देखें तो जो क्षेत्र है जहाँ विशेष रूप से आर्थिक एवं सामाजिक विकास में अहम भूमिका निभाती है एक प्रकार से जो नदियाँ होती है। नदियाँ न सिर्फ सिंचाई करती है बल्कि जल विद्युत उत्पादन, मत्स्य का उत्पादन, जो मछली उत्पादन होता है उनमें भी काफ़ी योगदान यहाँ सिद्ध करती हैं। राज्य में नर्मदा और यमुना बेसिन के विशाल क्षेत्र यहाँ देखने को मिलते हैं। अनेक नदियों का प्रभाव होने के कारण हमने देखा था जो मध्य प्रदेश है उसको नदियों का मायका कहा जाता है। तो ये आपने देखे यहाँ पे। अब इसके बाद हम एक नज़र देख लेते हैं सारी नदियों के बारे में, फिर हम इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे एक एक करके। तो देखिए सबसे बड़ी नदी हमको देखने को मिलता है नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश के अंतर्गत सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी, ठीक है। अच्छा, भारत की अगर बात करें तो भारत में टोटल भारत की अगर बात करें तो उसमें ये 5वीं बड़ी नदी देखने को मिलती है, परंतु मध्य प्रदेश के अंतर्गत ये सबसे बड़ी नदी देखने को मिलती है। अच्छा, टोटल लंबाई की अगर बात करें तो 1312 किलोमीटर देखने को मिलेगी, परंतु मध्य प्रदेश में ओनली ये 1077 किलोमीटर बहती है। बाकी जो है अन्य 2 राज्य की बात कर लेते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र और गुजरात की बात करते हैं। उसके बाद ये जो है कहाँ से निकलती है? अमरकंटक के अनूपपुर से निकलती है, और इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं जैसे कि हिरन, बनास, चंद्रकेसर, कोनार, गुजरात की खंबाट की खाड़ी के अंतर्गत अगर देखें तो यहाँ देखिए बरना नदी, तवा, शेर, शक्कर, मान, सागर, हथनी, बंजार, ये सभी जो इस प्रकार के नाम वाली जो नदियाँ होती है वो सभी नर्मदा की सहायक नदी आप देख सकते हैं। चंबल नदी सेकंड नंबर पर देखें मध्य प्रदेश में, तो ये 965 किलोमीटर यहाँ पे देखें टोटल लंबाई, परंतु मध्य प्रदेश में इसकी कम होगी, तो वो हम आगे विस्तार से बात करेंगे। जानापाव पहाड़ी मतलब जो मऊ है इंदौर के पास से निकलती है, और इसकी कुछ सहायक नदी काली सिंध, पार्वती, बनास, छिपरा, यमुना। उसके बाद ये इटावा उत्तर प्रदेश जो है उसमें जाकर ये मिल जाती है, कहाँ पे? मतलब ये वाली तो जो है गुजरात की खंबाट की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, ये वाली जो है जो चंबल नदी है उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी में मिल जाती है। सोन नदी की बात करें तो 780 किलोमीटर देखने को मिलेगी, और यहाँ पे देखें तो ये अमरकंटक के अनूपपुर से निकलती है। देखिए नर्मदा भी अमरकंटक से निकली, सोन भी अमरकंटक से निकली, और यहाँ देखें तो ये इसकी सहायक नदी जोहिला, बनास, गोपद, रिहंद, और ये पटना में बिहार के पास जाकर कहाँ मिल जाती है, ठीक है, मतलब उसमें गंगा में मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं हम, देखिए ताप्ती जो नदी है 724 किलोमीटर मुल्ताई बैतूल से निकलती है। पूर्णा एक प्रकार से देखें तो बागुड़, गिरना, बोरी, सिबा, इसके बाद अगर देखें तो एक खंबाट की खाड़ी में ये भी गिर जाती है अरब सागर में, ठीक है। और बेतवा नदी 380 किलोमीटर यहाँ पे इसकी लंबाई देखने को मिलेगी, कुमरागांव रायसेन से ये निकलती है। बीना, धसान, सिंध इसकी सहायक नदी है, और उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के निकट यमुना में जाकर ये मिल जाती है। छिपरा नदी की बात करें तो 195 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। काकरी बर्डी पहाड़ी इंदौर से निकलती है। खान नदी इसकी सहायक नदी है, और चंबल में जाकर ये मिल जाती है। तवा नदी की बात करें
तो तवा नदी हमको देखने मिलेगी 172 किलोमीटर, ये पचमढ़ी महादेव पर्वत से निकलती है। देनबा, मालिनी, सुक्तबा, कालीभीत, ये इसकी कुछ सहायक नदियाँ होशंगाबाद के निकट नर्मदा में जाकर ये मिल जाती है। बेनगंगा की बात करें तो 570 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई देखने मिलेगी। मुंडारा क्षेत्र में स्थित रजोला ताल कुंड से ये सिवनी से निकलती है। और कन्हान, बावनथड़ी, बरधा, पेंच, जो मुंदर बाग है, ये सभी इसकी सहायक नदियाँ है और बरधा में जाकर ये मिल जाती है। काली सिंध की बात करें तो 150 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। बागली गांव देवास से निकलती है और राजस्थान में चंबल में जाकर ये मिल जाती है। केन नदी की बात करते हैं 292 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। मध्य प्रदेश के विंध्याचल प्रदेश में ये देखने को मिलेगी, ठीक है। और यहाँ देखें तो ये गुरबे, परबा, उसके बाद सनार, ये इसकी कुछ सहायक नदी और यमुना में जाकर ये मिल जाती है। तो चलिए यहाँ पे हमने ये सारी नदियों को ओवरव्यू देखा है। अब हम एक एक करके सारी नदियों के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे बड़ी नदी जो कि नर्मदा के नाम से जानी जाती है। तो नर्मदा आपको पता होगा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली एकमात्र नदी है। तो देखिए यहाँ से शुरू होती है एक छोर से, तो आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के दूसरे छोर तक ये बहती है, ठीक है। दूसरे छोर क्या खंबात की खाड़ी तक बहती है, परंतु मध्य प्रदेश यहाँ पे इसकी सीमा बाउंड्री यहीं पे देखने को मिलती है। तो इसको एक प्रकार से क्या बोला जाता है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से इसको बोला जाता है नर्मदा को, ठीक है। और इस नदी का उद्गम स्थल हम देख सकते हैं कहाँ पे देखने को मिलेगा, अमरकंटक। तो उद्गम स्थल आपको पता होगा, हमने पहले भी बात कर लेती हैं, ठीक है। अभी टेबल पढ़े उसमें अमरकंटक जो अनूपपुर जिला है उसमें अमरकंटक से ये निकलती है जो चोटी है। और ये 3 राज्यों में बहती है। 3 राज्य कौन कौन से, देखिए एमपी में तो बहती है जब एमपी की है, तो साथ में महाराष्ट्र में भी बहती है और एक प्रकार से गुजरात में भी ये बहती है। तो 3 राज्यों में ये बहती है। और जो भरूच है, भरूच के निकट जो खंबात की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी में जाकर ये विलीन हो जाती है और ये एस्चुरी का निर्माण करती है। जैसे कि मैंने बताया था ये डेल्टा होता है और एक एस्चुरी होता है। डेल्टा उस वाले भाग में होता है जहाँ जो नदी की गति मंद हो जाती है और समुद्र का जो एक प्रकार से ज्वारी क्षेत्र नहीं रहता, इसके कारण वहाँ पे डेल्टा का निर्माण होता है। परंतु इधर साइड ज्वारी क्षेत्र होने के कारण जो अवसाद है वो नदी मतलब समुद्र में बार बार बहा ले जाता है, जो ज्वार भाटा आता है उससे, तो एस्चुरी का निर्माण होता है, ठीक है। एस्चुरी को ज्वारनद बुक भी बोला जाता है। इसके अलावा हम अगर देखें तो यहाँ हमको मुख्य रूप से नर्मदा जो है, नर्मदा की बात करें तो इसकी लंबाई आपको कितनी देखने मिलेगी, 1312 किलोमीटर, परंतु मध्य प्रदेश में ओनली 1077 किलोमीटर देखने को मिलेगी। तो इस हिसाब से देखें तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी और भारत की 5वीं बड़ी नदी इसको बोला जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य नाम भी इसके देखे जाते हैं, जैसे कि इसको रेबा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो सागो के नाम से भी जाना जाता है, देवी, इसके अलावा मेकलसुता, उसके अलावा देखें तो नामोदा, संकरी, इन सभी नामों से इसको जाना जाता है। कुछ जलप्रपात इसके अंतर्गत देखने मिलेंगे, जैसे कि हम देख सकते हैं कपिल धारा, ठीक है। उसके बाद देखें तो जो दुग्ध धारा है, दुग्ध धारा इसके अंतर्गत देखने को मिलेगा। फिर अगर बात करें तो यहाँ पे हमको धुआंधार जो कि जबलपुर में है वो भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद देखें तो सहस्त्र धारा भी इसके अंतर्गत देखने को मिलेगा। दर्दी जलप्रपात भी यहाँ पे देखने मिलेगा, मंदार जलप्रपात, ये सभी इसके अंतर्गत देखने को मिलेंगे, आगे हम बात करेंगे। तो यहाँ देखें कपिल धारा जो दुग्ध धारा जलप्रपात है वो आपको अनूपपुर में देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर देखें धुआंधार तो आपको जबलपुर में देखने को मिलेगा, भेड़ाघाट के अंतर्गत। सहस्त्र धारा आपको कहाँ पे मिलेगा, खरगोन, महेश्वर है खरगोन के अंतर्गत मिलेगा। और दर्दी, मंदार जलप्रपात ये देखने को मिलेंगे सारे। तो यहाँ देखिए मुख्य हमने जलप्रपात के बारे में जाना और नर्मदा का जो है एक प्रकार से पूरा लोकेशन देखें। कुछ सहायक नदियाँ इसकी होती है, जैसे कि हमने अभी बात करे थे सहायक नदियाँ, जैसे हिरन होती है, तिंदौनी, बरना, कोलार, मान, ऊंट, हथनी, ये सभी इसकी कुछ सहायक नदियाँ देखने को मिलती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए इसकी कुछ सहायक नदी हम देख सकते हैं, जैसे बरना है, कोलार है, मान नदी है, हिरन है, जोबट है। और दूसरे साइड से अगर देखें तो हमको इधर साइड से भी कुछ नदी देखने को मिलती है, जैसे तवा है, दूधी है, शक्कर है, शेर है, ये सभी कुछ इसकी सहायक नदी है। तो आप यहाँ पे मैप में ध्यान में रखिए तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। इसमें कुछ निर्मित बांध अगर देखें तो हम देख सकते हैं इंदिरा सागर जो बांध है, ठीक है, इंदिरा सरोवर यानी कि जो खंडवा में स्थित है। इसके अलावा सरदार सरोवर की बात करें तो सरदार सरोवर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। सरदार सरोवर एक प्रकार से जो गुजरात है, गुजरात के अंतर्गत देखने मिलेगा, यानी कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बांध ये देखने को मिलेगा। उसके बाद महेश्वर परियोजना है, तो महेश्वर परियोजना भी आपको देखने को मिलेगी। ओंकारेश्वर परियोजना भी इसके अंतर्गत देखने को मिलेगी। तो ये सभी जो परियोजना है किसके अंतर्गत, हमने नर्मदा नदी के अंतर्गत देखे हैं।
कुछ शहर स्थित है इसके मतलब किनारे पे, ठीक है। कौन कौन से शहर है, जैसे कि एक अमरकंटक तो जहाँ से निकलती है वो तो हो गई, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर बात करें तो जबलपुर भी है जहाँ पे जलप्रपात का निर्माण करती है। फिर नरसिंहपुर भी इसके किनारे है, ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो आपको यहाँ पे होशंगाबाद भी देखने को मिलता है। फिर महेश्वर परियोजना के अंदर महेश्वर भी देखने को मिलता है। उसी के साइड में जो है बड़वानी और झाबुआ, ये सभी जो तटीय शहर है मतलब एक नर्मदा के किनारे स्थित शहर के रूप में ये देखे जाते हैं। तो ये भी कभी कभी ऐसा एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि नर्मदा के किनारे में इनमें से कौन सा शहर स्थित नहीं है। तो आपको यहाँ पे ये सभी याद होना चाहिए, तभी आपको वो क्वेश्चन बन पाएगा। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट नदी की। तो नेक्स्ट नदी आपको देखने में मिलेगी चंबल नदी, तो जो कि मध्य प्रदेश की कौन सी नदी है, सबसे बड़ी में दूसरी नदी, यानी कि पहले नंबर पर जो है आपका मध्य प्रदेश की गंगा, मतलब मध्य प्रदेश की एक प्रकार से नर्मदा जो है वो पहले नंबर पर आ जाती है, और दूसरे नंबर पर आपकी चंबल नदी आ जाती है। तो चंबल नदी का देख लेते हैं। देखिए चंबल नदी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये चंबल नदी देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ से मंदसौर नीमच के पास से निकलती हुई राजस्थान में प्रवेश करती है और फिर से यहाँ पे मध्य प्रदेश में आकर उसके बाद उत्तर प्रदेश के इटावा में जाकर ये यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। तो आप लोकेशन देख लिया आपने, अब हम यहाँ इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। तो जो पश्चिमी मध्य प्रदेश की एक प्रकार से मुख्य नदी इसको बोला जाता है, क्योंकि पश्चिम तरफ से ये देख सकते हैं, ठीक है। और उद्गम स्थल कहाँ से देखने को मिलता है, आपको पता होगा इंदौर के पास में जो मऊ है, ठीक है। मऊ के समीप जाना पाँव पहाड़ी है, जाना पाँव पहाड़ी के पास से ये निकलती है, ठीक है। जाना पाँव पहाड़ी से निकलती है और कहाँ जाती है, इटावा यानी कि उत्तर प्रदेश के पास में जो यमुना नदी है, यमुना नदी में जाकर ये विलीन हो जाती है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी नदी इसको बोला जाता है। कुछ सहायक नदियाँ देख लेते हैं, जैसे कि इसकी कुछ सहायक नदियाँ है। सहायक नदियों में हम यहाँ भी देख सकते हैं, है ना, देखे थे हमने। जैसे हम देख सकते हैं काली सिंध है, पार्वती है, ठीक है। और ये जो कुछ सहायक नदियाँ हम देख सकते हैं, इसके अलावा भी कुछ सहायक नदियाँ होती है, जैसे चंबल के अंतर्गत अगर देखें तो चंबल नदी जो होती है भिंड मुरैना, यहाँ देखिए यहाँ भिंड मुरैना, और इसके बाद ये उत्तर प्रदेश मतलब जो राजस्थान है, राजस्थान के मध्य और भिंड मुरैना के मध्य, हमको पता है जब हमने मिट्टी वाला से पढ़े थे तो यहाँ पे हमको एक प्रकार से बहुत बड़े बड़े खड्डे देखने को मिलते हैं, ठीक है। खड्डे मतलब होता है उत्खाद भूमि, ठीक है। ये उत्खाद भूमि यहाँ पे देखने को मिली थी, जिनको हम बीहड़ भी बोलते हैं। तो बीहड़ों को निर्माण भी यहाँ पे करती है चंबल मुरैना वाले क्षेत्र में और उत्तर प्रदेश व राजस्थान के निकटवर्ती क्षेत्र में। इसके अलावा जो तो हमने सहायक नदियाँ देख ली, अब यहाँ देखते हैं कुल इसकी लंबाई की बात करते हैं। तो टोटल लंबाई आपको देखने को मिलेगी 965 किलोमीटर, परंतु ये 965 किलोमीटर टोटल की बात की जा रही है, यानी कि जो अन्य राज्य है उसमें भी। और ओनली मध्य प्रदेश की बात करें तो ओनली मध्य प्रदेश में आपको 650 किलोमीटर देखने को मिलेगी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ जलप्रपात अगर देखें तो ये यहाँ देख सकते हैं, जैसे ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा का निर्धारण करने वाली नदी भी होती है, और इसके अंतर्गत कुछ जलप्रपात देखें तो हमको मंदसौर के अंतर्गत देखने को मिलता है। मंदसौर के अंतर्गत आपको चूलिया जलप्रपात देखने को मिलता है, ठीक है। कुछ बांध भी इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं, जैसे बांध की अगर बात करें तो चंबल नदी में एक प्रकार से हमको देखिए गांधी सागर बांध देखने को मिलता है, जो कि मंदसौर, देखिए यहाँ पर गांधी सागर बांध जो कि मंदसौर में है। और दूसरे देखने को मिलते हैं, एक तो राणा प्रताप सागर बांध देखने को मिलता है और एक जवाहर सागर बांधने मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो राणा प्रताप है वो चित्तौड़गढ़ में देखने को मिलता है राजस्थान में, और राणा प्रताप देखने को मिलता है कोटा के अंतर्गत राजस्थान में यहाँ देखने को मिलता है। तो ये 3 बांध इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं, यानी 3 परियोजनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके किनारे बसे जो शहर है वो अगर देखें तो हम देख सकते हैं, देखिए मंदसौर तो है ही मध्य प्रदेश का, उसके बाद अगर देख सकते हैं राजस्थान का कोटा भी है और चित्तौड़गढ़ भी देखने को मिलेगा। साथ में हम देखें तो ऊपर साइड मुरैना है और उत्तर प्रदेश का इटावा, ये सभी इसके किनारे में बसे वाले शहर हैं। और यहाँ हम देख सकते हैं इस नदी में, इसमें मतलब जो नदी है चंबल नदी, इसके कारण क्या होता है, अवनलिका अपर्दन होता है। अवनलिका मतलब गली इरोजन, ठीक है। तो गली इरोजन हमको यहाँ देखने को मिलता है, जिसके कारण काफ़ी बीहड़ का निर्माण हो जाता है मुरैना के आसपास देखें। और जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी हमको कुछ इसके जो है बीहड़ या उत्खाद भूमि का निर्माण देखने को मिलता है, जिससे सर्वाधिक रूप में मुरैना जिला अपर्दन के कारण सर्वाधिक रूप में प्रभावित है।
चंबल के बिहड़ों को बागियों की शरण स्थली के रूप में भी एक प्रकार से विख्यात रहे हैं। यहाँ चंबल नदी की अगर बात करें तो देखिए चंबल नदी का जो तंत्र है वो हम देख सकते हैं, देखिए ये चंबल नदी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ छिपरा नदी आकर मिली, काली सिंध देख सकते हैं, ठीक है। इधर से बनास नदी आप देख सकते हैं। उसके बाद ये पार्वती नदी, कूनो नदी, सिंध नदी, ठीक है। ये सभी जाकर यहाँ देखिए यमुना नदी में मिल जाती है और यमुना नदी में ये सिंध नदी मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद ये बेतवा नदी भी यहाँ देख सकते हैं और यहाँ केन नदी भी इसके अंतर्गत देख सकते हैं। तो ये कंप्लीट रूप से यहाँ हमको चंबल नदी का अपवाह तंत्र देखने को मिलता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट नदी हमारी आती है इंपॉर्टेंट, सोन नदी की बात करते हैं तो सोन नदी आपको कहाँ देखने को मिलती है। सोन नदी की अगर बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खास करके देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र देखिए यहाँ अमरकंटक से ही ये निकलती है और सोन देखिए जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। तो यहाँ देखें तो ये देखिए यहाँ से बाण सागर परियोजना देखने को मिलती है और दूसरे राज्य ने उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है, साथ में जाके तो बिहार में जाकर ये गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। तो ये देखिए सोन नदी के बारे में देखें तो इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। जैसे सोन नदी जो है उसका उद्गम स्थल भी कहाँ देखने को मिलेगा, अनूपपुर में देखने को मिलेगा, ठीक है। अनूपपुर अमरकंटक में ही इसका उद्गम स्थल देखने को मिलता है, ठीक है। और ये मुख्य रूप से जो राज्य है कौन कौन से राज्य को कवर करती है, एक तो मध्य प्रदेश हो गया और एक हो गया उत्तर प्रदेश और एक हो गया बिहार। 3 राज्यों को ये कवर करती है। इन 3 राज्यों में बहती हुई पटना के समीप कहाँ जाकर प्रवेश कर जाती है, पटना में ये गंगा में जाकर विलीन हो जाती है। और सोन नदी एक प्रकार से देखें तो दक्षिण दिशा से जाकर गंगा में मिलने वाली एकमात्र नदी इसको बोला जाता है और इसकी टोटल लंबाई अगर देखें तो 780 किलोमीटर देखने को मिलती है। इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ की बात करें तो सहायक नदियाँ हम देख सकते हैं जो यहीं से निकलती है, एक जिसको हम जोहिला बोलते हैं, साथ में देखें तो बनास, गोपद, ये सभी, रेहंद नदी, ये सभी इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं। शहडोल जिले के अंतर्गत देवलोन में सोन नदी पर क्या है, बाण सागर परियोजना का निर्माण किया गया, जो कि हमने देखे थे अभी। बाण सागर परियोजना का निर्माण किया गया है जो तीनों राज्य यानी कि जो एमपी है, यूपी है और बिहार है, इन तीनों राज्यों की एक प्रकार से संयुक्त परियोजना है, ठीक है। अनुपात क्या है, अनुपात अगर बात करें तो 2:1:1 का यहाँ पे अनुपात देखने को मिलता है इनके बीच में। तो ये कंप्लीट रूप से सोन नदी के बारे में देखें। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो नदी है ताप्ती नदी की। तो ताप्ती नदी के बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही देखिए यहाँ पे देखें तो ये बैतूल जिले के अंतर्गत जो मुल्ताई है वहाँ से निकलती है और ये देखिए अन्य यानी कि महाराष्ट्र में जाकर ये प्रवेश कर जाती है और लास्ट में खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है और एस्चुरी का निर्माण करती है। तो ये भी आपको कंप्लीट रूप से याद होना चाहिए। तो उद्गम अगर देखें हम तो उद्गम की बात करें यहाँ तो देखिए यहाँ बैतूल जो है, बैतूल जिले के अंतर्गत जो मुल्ताई है, मुल्ताई के पास से जो मूल ताप्ती मतलब यहाँ से इस स्थान से इसका जो है उद्गम होता है। और मुख्य रूप से राज्य की बात करें तो एमपी, महाराष्ट्र और एक प्रकार से गुजरात, ठीक है। एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात, ये 3 राज्यों के अंतर्गत ये बहती है, ठीक है। और आगे जाकर जब 724 किलोमीटर की लंबाई तक ये बहती है और वहाँ जाकर सूरत के निकट जो खंबात की खाड़ी वहाँ जाकर ये मिल जाती है, मतलब समुद्र में। इसके अलावा नर्मदा की भांति यह नदी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। जैसे कि नर्मदा, ये देखिए नर्मदा यहाँ पे इस प्रकार बहती थी, उसी प्रकार ये एक प्रकार से जो ताप्ती नदी वो भी बहती है। इसकी कुछ सहायक नदियाँ देख सकते हैं। सहायक नदियों के अंतर्गत जैसे पूर्णा इसकी सहायक नदी है, शिवा, साथ में देखें तो बोरी, ये कुछ सहायक नदी इसकी देखने को मिलेगी। यह नदी डेल्टा नहीं बनाती, हमने देखे एस्चुरी बनाती है। और ताप्ती नदी के समीप अगर देखें तो हम देख सकते हैं हमको बुरहानपुर है वो देखने को मिलता है, ठीक है। बुरहानपुर शहर स्थित है और यह नदी जो है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले, जो खंडवा है, खंडवा बैतूल जिले में भी बहती है, ठीक है। परियोजना की बात करें तो इसके अंतर्गत हमको जो है एक परियोजना देखने को मिलती है, संयुक्त परियोजना, ठीक है, जिसमें हम देखें तो अपर ताप्ती और लोअर ताप्ती, ये 2 परियोजना इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। संयुक्त रूप से परियोजना है किस किस के मध्य, एक तो महाराष्ट्र और एक एमपी। महाराष्ट्र और एमपी के मध्य ये संयुक्त परियोजना है, अपर ताप्ती और लोअर ताप्ती के रूप में इसको जाना जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं जो नेक्स्ट नदी हमारी बेतवा नदी। बेतवा नदी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं मैप में। देखिए बेतवा नदी यहाँ से उद्गमित हुई और यहाँ से जाकर देखिए उत्तर प्रदेश से निकलकर फिर मध्य प्रदेश में आई, मध्य प्रदेश से निकलकर यमुना नदी में जाकर ये विलीन हो जाती है। इसके अंतर्गत एक परियोजना भी देखने को मिलती है, राजघाट परियोजना, तो ये भी आपको याद रखना है।
तो उद्गम स्थल की अगर बात करें हम यहाँ पे बेतवा नदी का, तो ये कहाँ से निकलती है? रायसेन के अंतर्गत जो कुमरा गांव है, कुमरा गांव से ये मतलब जो कुमरा गांव है उसके विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। और इसका जो पौराणिक नाम की अगर बात करें तो इसका पौराणिक नाम क्या है? बेत्रावती इसका पौराणिक नाम है। और मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में प्रभावित होते हुए उत्तर प्रदेश के निकट ये यमुना नदी में, यानी कि हमीरपुर जो जिला है उसमें यमुना नदी में प्रवेश कर जाती है। तो राज्य अगर देखें तो ये एमपी और यूपी दो राज्यों को यहाँ पे मतलब दो राज्यों के अंतर्गत बहती है। और यह नदी मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की सीमा भी बनाती है। इस नदी की प्रमुख सहायक नदी की अगर बात करें तो हमको इस नदी की सहायक नदी बीना नदी देखने को मिलती है, साथ में धसान नदी देखने को मिलती है, सिंध नदी देखने को मिलती है और मालिनी नदी देखने को मिलती है। ये चार नदी इसके अंतर्गत सहायक नदी के रूप में देखने को मिलती है। बेतवा की सहायक जो है बीना नदी सागर जिले के पास राहतगढ़ जो कस्बा है उसके समीप हम देखें तो भालकुंड नामक जलप्रपात बनाती है। तो जो भालकुंड है बीना नदी के मतलब बीना नदी में देखने को मिलता है, जो कि बेतवा नदी की सहायक नदी है। इसके अलावा नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं, जैसे कि अगर देखें इसके किनारे जो शहर है तो शहर कौन कौन से हैं, जैसे कि इसके किनारे हम देख सकते हैं विदिशा शहर स्थित है, ओरछा जो कि अभी किसके अंतर्गत आ गया, निवाड़ी जिले के अंतर्गत आ गया है, सांची भी देख सकते हैं और गुना। ये कंप्लीट रूप से यहाँ शहर देखने को मिलेंगे। इसके अंतर्गत हमने देखा था एक बांध देखने को मिलता है राजघाट, राजघाट परियोजना इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। राजघाट परियोजना किसके अंतर्गत? बेतवा नदी के अंतर्गत राजघाट परियोजना देखने को मिलती है। और यहाँ देखें तो माता टीला भी देखने को मिलता है, माता टीला बांध भी देखने को मिलता है, जो कि मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं देख सकते हैं, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की। इसमें संयुक्त रूप से सिंचाई परियोजना इसको बोला जाता है। और बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश की गंगा भी इसको कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो नदी हमारी सिंध नदी है, तो सिंध नदी हम देख सकते हैं, सिंध नदी कहाँ देखने को मिलेगी? देखिए ये देख सकते हैं, ये सिंध नदी है, ये देख सकते हैं। और यहाँ से आप जाकर देखें तो ये यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे सिंध नदी की बात करें तो सिंध नदी जो है गुना जिले के सिरोंज से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गुना के सिरोंज से निकलती है। और सिंध नदी जो है दतिया, भिंड, शिवपुरी एवं गुना जिलों में बहती हुई। तो ज़िले की अगर बात करें तो ज़िले आप देख सकते हैं, एक तो दतिया है, दतिया के बाद भिंड भी आ जाएगा, शिवपुरी भी इसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है, और गुना। ये चार जिलों में बहती हुई वो जाकर उत्तर प्रदेश के मतलब उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो इटावा के पास चंबल नदी में जाकर ये मिल जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें तो यहाँ देखें सिंध नदी जो है गुना जिले को, गुना जो जिला है उसको दो भागों में बांटती है, ठीक है, दो मतलब एक प्रकार से बीच से बहती है और दो अलग अलग भागों में ये बांट देती है गुना जिला को। नेक्स्ट नदी की बात करते हैं क्षिप्रा नदी। तो क्षिप्रा नदी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्षिप्रा नदी की बात करें हम, देखिए यहाँ पे आपको क्षिप्रा नदी देखने को मिलेगी, देख सकते हैं यहाँ देखिए यहीं कहीं से आपको क्षिप्रा नदी देखने को मिलेगी। चलिए यहाँ जो एक मैप है मैंने बताया था अभी उसमें देख लीजिए, जैसे ये देखिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ देखिए, यहाँ क्षिप्रा नदी देखने को मिलेगी, चंबल नदी की सहायक नदी है, ठीक है, ये मैप में आप देख सकते हैं क्षिप्रा नदी। चलिए यहाँ देख लेते हैं हम क्षिप्रा नदी, ठीक है, पार्वती नदी के पहले ही हम देख सकते हैं यहाँ पे चंबल नदी में जाकर ये मिलती है। और इसी के अंतर्गत अगर देखें हम तो क्षिप्रा नदी में, तो इसका उद्गम स्थल हमको कहाँ पे देखने को मिलता है? इंदौर, ठीक है, इंदौर के समीप जो एक स्थान है काकरी बर्डी, काकरी बर्डी पहाड़ी है, उससे इसका जो है उद्गम होता है। और नदी जो है एक प्रकार से देखें तो उज्जैन और देवास जिले में बहती है, उज्जैन प्लस देवास जिले में ये बहते हुए चंबल नदी में मिल जाती है। कुल लंबाई की अगर बात करें तो 195 किलोमीटर इसकी कुछ मतलब जो है कुल लंबाई देखने को मिलती है। और इसको क्या कहा जाता है? मालवा की गंगा के नाम से इसको संज्ञा दी गई है, याद रखना है। मालवा की गंगा किसको कहा जाता है? क्षिप्रा नदी को कहा जाता है। क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में एक प्रकार से देखें तो हमको जो महाकालेश्वर है, भगवान शिव का जो ज्योतिर्लिंग है, ठीक है, तो जो महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। और क्षिप्रा की जो सहायक नदी की अगर बात करें तो हमने अभी देखा था खान नदी इसकी सहायक नदी है। और यहाँ एक मेला आयोजित किया जाता है प्रत्येक 12 वर्ष में, जिसे बोला जाता है सिंहस्थ का मेला, ठीक है, प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है। अच्छा, पिछली बार कब आयोजित किया गया था? 2016 में।
अब 12 वर्ष यानी कि 2028 में इसको आयोजित होना है, मतलब अगले 12 वर्ष की अगर बात करें। यहीं पर क्षिप्रा नदी पर जो हम देखें तो रामघाट स्थित है, जिसका बड़ा धार्मिक महत्व देख सकते हैं। कुंभ के दौरान इस घाट पर हम जो है मतलब बहुत सारे जो श्रद्धालु होते हैं वो स्नान करने के लिए वहाँ काफ़ी भीड़ देखी जा सकती है। चलिए आगे देखते हैं काली सिंध नदी। तो काली सिंध नदी की बात करें तो इसके बारे में हम देखें, देखिए काली सिंध आपको कहाँ देखने को मिल रही है, यहाँ देख सकते हैं। देखिए काली सिंध, ये देखिए यहाँ से निकली और ये जाकर चंबल नदी में जाकर मिल गई। ठीक है, तो इसके संबंध में देखें उसका उद्गम स्थल कहाँ होता है, देवास जिले के अंतर्गत जो एक गांव है जिसको बोला जाता है बागली गांव। देवास जिले के बागली गांव में हम देखें तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है और टोटल इसकी लंबाई हमको 150 किलोमीटर देखने को मिलती है। ठीक है, और यह राजगढ़ एवं शाजापुर जिलों में बहती हुई, एक तो राजगढ़ प्लस शाजापुर जिलों में बहती हुई ये चंबल नदी में मिल जाती है राजस्थान के अंतर्गत। तो ये देख सकते हैं आप राजस्थान में ये चंबल नदी में जाकर मिल गई है। नेक्स्ट जो नदी है तवा नदी, तो तवा नदी की बात कर लेते हैं हम। देखिए तवा नदी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, ये जो है नीचे की तरफ आप देख सकते हैं। ठीक है, जो एक प्रकार से जो नर्मदा है, नर्मदा में जाकर ये दिखती है, जिसमें तवा परियोजना भी आपको देखने को मिलती है। तो उद्गम स्थल कहाँ देखने को मिलेगा, महादेव की पहाड़ी से, सतपुड़ा के अंतर्गत जो महादेव पहाड़ी है उसमें इसका उद्गम स्थल देखने को मिलता है। कालीभीत पहाड़ी उससे निकलती है और होशंगाबाद के समीप ये कहाँ मिल जाती है, नर्मदा में जाकर मिल जाती है होशंगाबाद के समीप। इसमें जो बांध बना है वो तवा बांध है। ठीक है, तवा परियोजना के नाम से जिसे जाना जाता है, जो कि होशंगाबाद जिले में स्थित है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी अभ्यारण्य के मध्य ये स्थित है। सहायक नदी की अगर बात करें तो नर्मदा मतलब जो इसकी कुछ सहायक नदी अगर देखें तवा नदी की, जैसे हमने देखे थे देनवा है, मालिनी, ठीक है, सुखतावा, ये कुछ सहायक नदियाँ देखने को मिलती है। नर्मदा नदी तथा तवा नदी के संगम पर हमको मंदार जलप्रपात भी देखने को मिलता है। मंदार जलप्रपात यहाँ देखने को मिलता है दोनों के संगम पर खंडवा के अंतर्गत। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हो गई तवा नदी के बारे में। अब हम आगे देखें एक और नदी हमारी इंपॉर्टेंट है बैनगंगा नदी। तो बैनगंगा के बारे में हम देख सकते हैं, इसका उद्गम हम देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे बैनगंगा नदी ये नीचे की तरफ आप देखने को मिलेगा। ठीक है, बैनगंगा नदी का जो उद्गम है वो हमको मुंडारा क्षेत्र सिवनी है, सिवनी जिला का एक मुंडारा क्षेत्र है, इससे देखने को मिलती है इसका उद्गम स्थल। और सिवनी में एक प्रकार से ये अर्धचंद्राकार बनाती हुई बहती हुई है। ठीक है, और आगे देखें तो जिले में अगर देखें तो ये सिवनी में तो बहती है, साथ में बालाघाट और महाराष्ट्र का एक ज़िला है भंडारा, यहाँ पर बहती हुई कहाँ, वर्धा नदी में मिल जाती है। ठीक है, वर्धा नदी देखें तो वर्धा नदी ये देख सकते हैं आप, आगे जाकर ये वर्धा नदी में मिल जाती है। ठीक, कन्हान पेंच जो कुछ सहायक नदियाँ है कि मतलब जो बैनगंगा है उसकी कुछ सहायक नदी जैसे कि कन्हान है, पेंच है, ठीक है, चंदन नदी है, बावनथड़ी है, ये कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ है। और यहाँ पे अगर देखें तो हमको जो बैनगंगा और वर्धा का जो संगम स्थल है, दोनों का जो संगम स्थल है उसको हम प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, संगम जो है प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। और आगे चलकर बैनगंगा नदी कहाँ मिल जाती है, गोदावरी नदी में मिल जाती है। और इस प्रकार बैनगंगा नदी जो है गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी में जानी जाती है। इसके अंतर्गत जो बांध है सिवनी के अंतर्गत अगर देखें तो छपारा जो है उसके अंतर्गत हम देख सकते हैं बैनगंगा नदी पर भीमगढ़ संजय सरोवर बांध हमको देखने को मिलता है। भीमगढ़ संजय सरोवर बांध इसके अंतर्गत देखने को मिलता है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध यहाँ जाना जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना आपको। अब आगे देखें कन्हा नदी के बारे में। तो अब छोटी छोटी नदियाँ हैं, हम थोड़ा थोड़ा डिटेल इनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, मैप में इनका लोकेशन ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ लोकेशन मेन नदी का ध्यान रखना है किसकी सहायक नदी है। तो इसका जो उद्गम है वो हम देख सकते हैं छिंदवाड़ा जिले के जो पश्चिमी पठार है, पश्चिमी पठार और देवगढ़ के प्रसिद्ध किले के पास ये बहती हुई नागपुर में हम देखें उत्तरी क्षेत्र में प्रवेश करती है। ठीक है, और ये जो है जो नदी है बैनगंगा के दाएं तट में संगम करने वाली नदी है। ठीक है, तो बैनगंगा नदी आपको ध्यान रखना है, ये देखिए बैनगंगा नदी इसके इस तरफ से दाएं तट से ये संगम करती है, दाएं तट यानी कि इस साइड से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं एक और नदी देखने को मिलती है पेंच नदी। तो पेंच नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। पेंच नदी कहाँ देखने को मिलती है, ये भी प्रमुख रूप से देखें तो ये कन्हान की एक प्रमुख सहायक नदी है। कन्हान क्षेत्र की प्रमुख मतलब जो कन्हान नदी है उसकी सहायक नदी है। और उद्गम कहाँ से होता है, सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है उसका दक्षिणी पठार से इसका उद्गम होता है और नागपुर जिले के कामठी के निकट ये कन्हान नदी में मिल जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट नदी है बावनथड़ी की बात करें तो बावनथड़ी नदी हमको सिवनी जिले के अंतर्गत देखने को मिलती है। ठीक है, सिवनी जिले में इसका उद्गम स्थल देखने को मिलता है और दक्षिण की ओर बहती हुई जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के अंतर्गत भंडारा में ये प्रवेश कर जाती है। नेक्स्ट देखें पार्वती नदी, तो पार्वती नदी आप देख सकते हैं ये दिख रही है। ठीक है, ये देख सकते हैं मैप में देख सकते हैं। तो ये एक प्रकार से जो सीहोर जिला है, सीहोर जिले में जो विंध्यन कगार है, विंध्यन कगार से इसका जो है उद्गम स्थल माना जाता है और मध्य पठार और इसके अलावा देखें नदी गुना जिले में बहती हुई चंबल नदी में मिल जाती है। तो चंबल की सहायक नदी हम इसको बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है कूनो नदी, तो कूनो नदी जो है कहाँ से निकलती है, शिवपुरी के पठार से। ठीक है, शिवपुरी के पठार से निकलती है और अपने उद्गम के बाद यह नदी संकरी घाटी में बहती हुई कहाँ मिल जाती है, चंबल नदी में मिल जाती है। फिर देखते हैं केन नदी, तो केन नदी आपको पता होगा, केन नदी तो हमने देखे थे, देखिए ये देख सकते हैं। ठीक है, केन नदी का उद्गम स्थल हम देख सकते हैं विंध्याचल पर्वत से निकलती है, विंध्याचल पर्वत से निकलती है बहती हुई और कहाँ मिल जाती है, यमुना नदी में ये मिल जाती है। कुल लंबाई की अगर बात करें तो इसकी 427 किलोमीटर कुल लंबाई देखने को मिलती है केन नदी की और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई मात्र 292 किलोमीटर देखने को मिलेगी। फिर क्वारी नदी की अगर बात करें तो क्वारी नदी भी कहाँ से निकलती है, ये भी शिवपुरी पठार से निकलती है। ठीक है, और उत्तर की ओर बहती हुई कहाँ मिल जाती है, यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, सॉरी ये जो है क्वारी नदी की बात की जा रही है, तो मैंने चलिए यहाँ देख लेते हैं हम क्वारी नदी के बारे में। तो क्वारी नदी तो शिवपुरी के पठार से निकलती है। ठीक है, शिवपुरी के पठार से निकलती है, परंतु ये आगे जाकर किससे मिल जाती है, जैसे भिंड जिले की जो तहसील है, भिंड जिले में आगे जाती है और उसमें एक तहसील है, उसमें ये नदी जो है कहाँ मिल जाती है, सिंध नदी में मिल जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद देखें तो टोंस नदी की बात की जा रही है, तो टोंस नदी कहाँ देख सकते हैं हम, टोंस नदी जो है जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत एक कैमूर पर्वत श्रेणी है, कैमूर पर्वत श्रेणी, इसमें स्थित जो एक प्रकार से मैहर उसके समीप तमास कुंड जलाशय से निकलती उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई आगे जाकर ये मिल जाती है, यानी कि जो सिरसा नामक स्थान है वहाँ हम देखें तो ये गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, बीहड़ व बेलन जो है इसकी कुछ सहायक नदियाँ है, वो हमको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। फिर माही नदी की बात करें तो माही नदी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो माही नदी के बारे में देख लेते हैं। देखिए ये देखिए चंबल के बाएं साइड में हमको देखने को मिलेगी, राजस्थान में प्रवेश कर जाती है, मतलब मध्य प्रदेश में इसका उद्गम है। तो कहाँ से निकलती है, ये धार जिले के अंतर्गत विंध्याचल पर्वत से निकलती है और इस नदी के अंतर्गत देखें तो हमको धार देखने को मिलता है, झाबुआ देखने को मिलता है। उसके बाद देख सकते हैं हम रतलाम, इन जिलों में बहती हुई राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जो ज़िले उसमें प्रवेश करती है और आगे जाकर ये नदी जो है गुजरात के अंतर्गत खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, अच्छा कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली ये नदी है, मतलब एकमात्र नदी है यहाँ पे मध्य प्रदेश मतलब भारत के अंतर्गत देखें तो ये। और आपको बताना है विश्व में कर्क रेखा को मतलब अफ्रीका के अंतर्गत बताइए आप कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है, अच्छा भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी बताइए। भूमध्य रेखा यानी जो विषुवत रेखा 0 डिग्री है उसको 2 बार काटने वाली जो नदी है वो अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी नदी है, वो आपको बताना है। ठीक है, चलिए ये तो सारी नदियों के बारे में बात की। अब हम देख लेते हैं कुछ जलप्रपात। जलप्रपात हमने नदियों के बारे में बात की थी, यहाँ जलप्रपात आपको देखने मिलेंगे। जैसे नर्मदा नदी है, तो नर्मदा नदी आप देख सकते हैं, देखिए ये नर्मदा नदी यहाँ तक देखने को मिलेंगे। ठीक है, कंप्लीट जो जलप्रपात देखने को मिलेंगे नर्मदा नदी में ही देखने को मिलेंगे, परंतु आपको जो स्थान है वो परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कपिल धारा है वो अमरकंटक नर्मदा नदी में देखने को मिलेगा, दुग्ध धारा ये भी अमरकंटक नर्मदा नदी में, धुआं धारा आपको देखने को मिलेगा जबलपुर नर्मदा नदी में, सहस्त्र धारा महेश्वर के अंतर्गत नर्मदा और तवा नदी में देखने मिलेगा, मंदार जलप्रपात ये खंडवा में नर्मदा नदी में देखने मिलेगा और दर्दी जलप्रपात आपको खंडवा नर्मदा नदी में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं, देखिए भालकुंड जलप्रपात जो कि हमने देखा था सागर बीना नदी के अंतर्गत देखने को मिलता है, पाताल पानी इंदौर में चंबल नदी के अंतर्गत,
झाड़ी दहा जलप्रपात इंदौर में चंबल नदी, और चूलिया जलप्रपात आपका इंदौर मंदसौर चंबल नदी में देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ कहीं। उसके बाद राहतगढ़ जलप्रपात की बात करें तो ये सागर में चंबल नदी में देखने को मिलेगा। कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि शंकर खो जलप्रपात, ये खवनी अभ्यारण्य के अंतर्गत हम जामनेर में देख सकते हैं। केवटी जलप्रपात रीवा महाना नदी के में देखने को मिलेगा। पियावन जलप्रपात रीवा के पास देखने को मिलेगा। चचाई जलप्रपात ये सबसे बड़ा जलप्रपात है, मतलब अगर बात करें कहाँ की, मध्य प्रदेश की, तो रीवा के अंतर्गत ये बीहड़ नदी में देखने को मिलता है। पांडव जलप्रपात पन्ना केन नदी में देखने को मिलेगा। अप्सरा जलप्रपात ये पचमढ़ी में देखने को मिलेगा। रजत जलप्रपात ये भी पचमढ़ी में, और डचेस ये भी पचमढ़ी में। 3 आपको पचमढ़ी में देखने को मिलते हैं। तो ये कंप्लीट आपके जलप्रपात देखने को मिलते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे देखें तो आपको नदियों के किनारे बसे कुछ शहर देखने को मिलते हैं, जैसे कि नदी हम देख सकते हैं, जैसे नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के आसपास आपको ओंकारेश्वर, अमरकंटक, होशंगाबाद, जबलपुर और महेश्वर देखने को मिलता है। चंबल नदी में आपको श्योपुर, मऊ, रतलाम, मुरैना देखने को मिलता है। ताप्ती नदी में आपको मुल्ताई, एक जो शहर जहाँ से निकलती है, और दूसरा बुरहानपुर देखने को मिलता है। बेतवा के अंतर्गत आपको ओरछा, सांची, विदिशा, गुना। पार्वती नदी में शाजापुर, आष्टा, राजगढ़। और सिंध नदी में आपको शिवपुरी, दतिया देखने को मिलता है। काली सिंध में बागली, देवास, सोनकच्छ। क्षिप्रा नदी के मतलब किनारे आपको उज्जैन देखने को मिलता है। खान नदी के किनारे आपको इंदौर देखने को मिलता है। माही नदी के किनारे कुक्षी और धार देखने को मिलता है। तो ये कंप्लीट आपके जो शहर है वो हो गए। अब आगे हम बात करेंगे सिंचाई के बारे में, ठीक है। तो ये लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा, हम इसको जो है नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो हम देख लेते हैं एक बार कि जो हमने अभी कवर की हैं वो क्या क्या चीज़ें यहाँ पर कवर की हैं। तो एक बार देख लेते हैं, फिर हम जो है अगला जो है सिंचाई की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने अभी बात की है किसकी, हमने बात की है नदियों की, ठीक है। तो नदियाँ हमने देखें, नदियाँ मतलब मध्य प्रदेश या किसी भी जगह की जीवन रेखा कही जाने वाली होती है, जो काफ़ी सहायक होती है। खास करके कृषि की बात करें, हमने कंप्लीट रूप में यहाँ मैप में देखा जो इम्पोर्टेंट नदी थी हमारी, ठीक है। उसके बाद हमने बेसिक चीज़ें जाने, मतलब अगर आपको इंट्रो लिखने में कुछ प्रॉब्लम है तो इंट्रो आप लिख सकते हैं, जो मैंने शुरू में बताया उससे। यहाँ मध्य प्रदेश में प्रभावित होने वाली जो नदियाँ है उनके बारे में देखें, कंप्लीट एक प्रकार से सारांश। और उसके बाद नर्मदा नदी के बारे में जाना, नर्मदा नदी से संबंधित सारी चीज़ें। चंबल नदी के बारे में जाना, फिर देख सकते हैं सोन नदी, ताप्ती नदी, बेतवा नदी, सिंध नदी, क्षिप्रा नदी के बारे में देखा, काली सिंध नदी, तवा नदी, बैनगंगा नदी, कन्हान नदी के बारे में देखा, पेंच नदी। उसके बाद बावनथड़ी नदी, पार्वती नदी, कूनो नदी, और कुछ छोटी छोटी नदियाँ जैसे केन नदी, क्वारी नदी, टोंस नदी, माही नदी। इसके अलावा देखें कुछ मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात के बारे में जाना, ठीक है। उसके बाद हमने नदियों के किनारे बसे कुछ शहर के बारे में जाना। तो लेक्चर आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर आपको पसंद आया लेक्चर तो आप लाइक कर सकते हैं और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और लेक्चर में कुछ सुझाव है, कुछ अगर आपको गलती न समझ में आती तो कमेंट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।